नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। मुझे पब्लिक इंडिया ज्वाइन किए ऑलमोस्ट 2 साल हो रहा है और आपने मुझे मोनोलॉग करते हुए शायद कभी नहीं देखा होगा। और अब जब कुछ घंटे बचे हैं 2025 शुरू होने के खत्म होने पर, बस कुछ ही समय रह गया, कुछ घंटे रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज सारे दर्शकों से क्यों ना बात की जाए, क्योंकि सभी दर्शक मुझे बहुत सारे दर्शकों का समर्थन मिलता है, बहुत प्यार आप लोगों से मिलता है। तो कभी आज मैंने सोचा कि शायद सबसे इस मौके पर आप सबसे बात करनी बहुत ज़रूरी है और कुछ अपने मन की भी बात अगर आपसे करूँ, तो अच्छा लगेगा मुझे और शायद आपको भी सुनने में मज़ा आए। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सिर्फ़ इस साल की ही बात नहीं है। हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे जो एंकर्स हैं, सवाल लगातार उठाते हैं। कोई भी इश्यू होता है, एक स्टोरी आपको एक्साइट करती है। एक्साइट यानी कि जहाँ पर आपको ये मौका मिलता है कि सत्ता से आप सवाल करें, वो मौका झपटने की मैं कोशिश करती हूँ। मेरे अंदर ये टेंडेंसी है। और यही एक सच्चे पत्रकार का जो कैरेक्टर है, ये वही होता है और उसी ड्यूटी को मैं फुलफिल करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये चीज़ कांग्रेस के लिए बुरी है, तो मुझे इस पर सवाल नहीं करने चाहिए, या फिर ये बीजेपी के लिए बुरी है, तो इस पर हमें सवाल नहीं करने चाहिए। मैंने बिना कोई साइड लिए हमेशा जहाँ पर कांग्रेस से सवाल करने थे, मैंने कांग्रेस से भी सवाल किए। जहाँ पर बीजेपी से सवाल करने थे, वहाँ पर बीजेपी से सवाल किए। हमेशा कोशिश मेरी यही रही कि जो जनता के मुद्दे हैं, उनको मैं उठाऊँ और उनको आप तक पहुँचाऊँ। और आज जब ये साल खत्म हो रहा है, तो कुछ अपने मन की बात अगर मैं कहूँ तो अ, आपसे शेयर करूँगी कि जिस तरीके से हमारे जैसे लोगों की ट्रोलिंग होती है, वो आसान बात नहीं है और वो हमारा परिवार भी उस ट्रोलिंग अ, का विक्टिम होता है। अ, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे, मेरे बच्चे छोटे हैं और वो जब कमेंट्स देखते हैं कि किस तरीके के कमेंट्स मेरी मदर के लिए आ रहे हैं, तो वो भी सवाल करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों? मम्मा आपके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मेरी डॉटर मुझसे पूछती है, मेरा बेटा अक्सर मुझसे पूछता है कि आपके बारे में ये बातें क्यों कही जा रही हैं? और हमें क्या-क्या झेलना पड़ता है? आप सबको पता है, आप तो देखते ही हैं हमारे लिए कैसे-कैसे कमेंट्स किए जाते हैं। मुझे ये बोला जाता है कि अरे ये तो राहुल गांधी के पेरोल पर है, कांग्रेस की दलाल है, इसको तो पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए इसको कांग्रेस देती है। इस तरीके की बातें हमारे बारे में रोज़ होती हैं और हमारे बच्चों को भी स्कूल्स में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे मेरे हैं वो दिन भर जब मेरे डिस्कशन सुनते हैं, तो कहीं न कहीं उस डिस्कशन का असर उनकी माइंड पर भी पड़ता है। उनके सोच में, उनके माइंडसेट में वो चीज़ झलकती है और वो चीज़ वो अपने एग्ज़ामिनेशन पेपर्स में लिख कर आते हैं या फिर वो अपने जो वर्बल इंटरैक्शंस होते हैं उनके टीचर से या एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स के साथ, वो चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। मुझे कौन क्या कमेंट लिख रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। मेरे बैंक के खाते में किसी पॉलिटिकल पार्टी से 1 रुपए भी नहीं आते हैं और ना ही कोई ऐसा संगठन है जो कि अक्सर मुझे सुनने में मिलता है कि अरे जॉर्ज सोरोस के गैंग के हैं। मुझे ये भी अक्सर लेबल सुनने को मिलता है कि आप तो लेफ्ट लिबरल गैंग की मेंबर हैं। और क्योंकि मैंने क्रिश्चियन से शादी की है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अरे ये तो ब्राह्मणों पर कलंक है नीलू व्यास, और इसने क्रिश्चियन से शादी कर ली है। इस तरीके की बातें पर्सनल लाइफ में आती हैं, उसको प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। झेलनी इन द सेंस कि आपको एक मोटी चमड़ी अपने लिए डेवलप करनी पड़ती है कि ठीक है, बोलने दो, लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हमारा जो काम है सवाल उठाने का, वो सवाल उठाने का जो एक सिलसिला है, वो ना रुके। और मैं यही चाहती हूँ कि अब आने वाला जो 2026 का साल है, और मैं बहुत लकी हूँ कि पब्लिक इंडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म और ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। पब्लिक इंडिया ने मुझे बहुत मौका दिया, आज 2 साल हो गए, करीब लगभग 2 साल हो रहा है। लगातार आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला और मुझे कभी भी इस प्लेटफ़ॉर्म से ये सुनने में नहीं मिला, और जो आनंदवर्धन जी हमारे जो फाउंडर हैं और जो ओनर हैं, कभी उन्होंने ये मुझे नहीं कहा कि नीलू आज तुम इस पर तुमने क्या बात की या क्यों की? आज तक उन्होंने मुझे एक बार भी ये चीज़ नहीं कही, तो उसके लिए आनंद जी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आजकल ऐसे संपादक मिलना कम है, आप टीवी न्यूज़ रूम्स में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ऐसे संपादक मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि अरे तुमने सरकार के खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया? क्यों नेगेटिव चले गए? नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा?
सैलरीज रुक सकती हैं, मैनेजमेंट पर आँच आ सकती है, सीईओ का गला पकड़ा जा सकता है। ये टीवी न्यूज़ रूम्स में होता है। लेकिन आज मैं लकी हूँ, मैंने हर टीवी चैनल पर काम किया। आज मेरा 25 साल का लगभग करियर हो रहा है। बड़े-बड़े चैनल्स जहाँ पे शुरुआत मैंने ज़ी न्यूज़ से की, फिर आज तक, फिर इंडिया टुडे, उसके बाद सीएनएन, आईबीएन, राजदीप सरदेसाई के साथ भी मैंने काम किया। वो एक सुनहरा युग था टेलीविज़न का जब मैंने काम किया। उसके बाद राज्यसभा टीवी में मैंने एक बहुत लंबा अरसा गुज़ारा जहाँ पर गुरदीप सप्पल सीईओ थे और बहुत कुछ उनसे भी मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद स्वराज एक्सप्रेस जो उनका चैनल था उस पर भी काम किया और उसके बाद मैं सत्य हिंदी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आशुतोष और नकवी दादा के साथ मैंने काम किया। अब पब्लिक इंडिया के लिए कर रही हूँ, मेरा खुद का चैनल भी है यूट्यूब। तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है और हर एक संपादक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो हमारे जी न्यूज का शुरुआती दौर हो, चाहे वो आज तक का दौर हो, चाहे वो सत्य हिंदी पर जितने दिन मैंने काम किया, बहुत सारी बातें। और हमेशा मैंने ये कोशिश की कि अच्छी बातें सबसे सीखूं। अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर भी मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके। एक अजीब सी ऊर्जा उनके अंदर भी थी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही छोटा एक दौर था जहां पर मैंने कुछ महीने शायद काम किया या एक साल के लगभग, लेकिन बहुत कुछ वहां से भी सीखने को मिला। हमेशा मैं जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ती हूँ मुझे लगता है कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैं इम्बाइब करूं और उसमें कुछ अपनी चीजों को ब्लेंड करने की कोशिश करूं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है। और अक्सर लोग नई साल में कहते हैं कि ठीक है, मैं रेजोल्यूशन, मेरा नया नया साल का रेजोल्यूशन क्या होगा, मेरी क्या इच्छाएं होंगी नए साल की। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि हमेशा हमारा देश एक ऐसा मौका हमेशा हम सबको देता रहे जहां पर हम सवाल कर सके, क्योंकि सवाल करना बहुत जरूरी है। और जिस समाज में सवाल पूछने की प्रवृत्ति मर जाती है वो समाज भी मर जाता है। आज हम सब जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं, वरना हमारी भी गिनती बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर्स की तरह हो जाएगी। यहाँ पर मैं मेरा कोई ऑफेंस नहीं है गोदी मीडिया के एंकर्स से, वो सब हमारे साथी हैं, सब हमारे कॉलीग्स हैं, सबके साथ हमने काम भी किया है। ज्यादातर जो जिनको बड़े एंकर्स कहा जाता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल एक बाउंड्रीज होती हैं, वो अपनी बाउंड्री में काम कर रहे हैं जो उनका इकोसिस्टम अलाउ करता है, और हमारा इकोसिस्टम है वो हमें जो चीजें अलाउ करता है। लेकिन हाँ, लाखों रुपए की नौकरियां हमने छोड़ी हैं। हम भी चाहते तो आज सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगते, उनके चरण चुंबन में लग जाते और हमें भी कोई कुछ नहीं कहता, हम भी आराम से एक एडिटर की नौकरी कर सकते थे, बहुत अच्छी नौकरियां हमें मिल जाती। कॉम्पिटेंस की कमी तो किसी में नहीं है, सब अच्छे पत्रकार हैं जिनको दशकों का एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर अगर आज मैं ट्राई करती तो मुझे बहुत अच्छे चैनल्स में शायद नौकरी भी मिल जाती। बस इतना सा ही तो मुझे करना था ना, कि अपने जमीर को बेच देते, सवाल पूछना बंद कर देते, सरकार के लिए ढपली बजानी शुरू कर देते या भजन गाने शुरू कर देते या जय जय मोदी करने लगते। बस इतना ही तो करना था, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन कुछ चीजें थी, कुछ मूल्य थे, कुछ सिद्धांत थे, उनके साथ समझौता नहीं हो सकता था। और यही वजह है कि आज मैं आपको पब्लिक इंडिया पर दिखती हूँ या फिर फेडरल या फिर एचडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करती हुई दिखती हूँ, किसी टीवी चैनल पर नहीं हूँ, जबकि एक बहुत लंबा अरसा उन टीवी चैनल्स के साथ मेरा जुड़ा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई पछतावा लाइफ में नहीं है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उसी टेलीविजन मीडियम से, जिस टेलीविजन मीडियम को मैंने छोड़ दिया ये सोचकर कि टेलीविजन का दौर अब खत्म हो गया है, टेलीविजन लोग अब देखना बंद कर रहे हैं। लोग आपकी दूसरी आवाज को सुनना चाहते हैं और वो आवाज वो है जो जनता के साथ खड़ी हुई आवाज है। इसलिए मुझे इस बात का बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम मैं कुछ नहीं कर पाई। हो सकता है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इतना जरूर रहा कि अपनी कॉन्शियंस को मैंने फॉलो किया। रात में मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है जब पूरा दिन खत्म होता है कि आज कम से कम मैंने इस मुद्दे को सच्चाई से उठा लिया, वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। अब इसको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन कहेंगे, इसे मॉरल सेटिस्फैक्शन कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी। लेकिन कितने मुद्दे थे, अब आप सोचिए। कभी कभी मैं हैरान रह जाती हूँ कि मैं आपको ये जानने में भी शायद उत्सुकता होगी कि कभी-कभी रात को नींद नहीं आती है, तो 2-3 बज जाते हैं, सिर्फ ट्विटर खंगालते-खंगालते, जो एक्स अब कहलाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक ऐसी बड़ी स्टोरी आ जाए, जो कि मुझसे सुबह मिस हो जाए।
ये हमेशा मेरा रहता है। तो अगर रात को नींद नहीं आई तो मैं आपको अक्सर ट्विटर पर दिखूँगी या कुछ पढ़ती हुई नज़र आऊँगी। मेरी हैबिट बन चुकी है। मेरे घर पर लोग कहते हैं कि तुम सोती नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मेरी माँ मुझे बोलती है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं। लेकिन एक जुनून है इस चीज़ का, जो हमेशा वो जुनून रहता है मेरे अंदर, और आई फील प्राउड ऑफ दैट पैशन विथ व्हिच आई कंटिन्यू टू वर्क। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस पैशन के साथ मैं हमेशा से, और आज भी जो एक कब रिपोर्टर की जो एक इंस्टिंक्ट होती है, जो शुरू में एक एक्साइटमेंट होता है हर रिपोर्टर में, आज भी अंदर मेरे अंदर वो बहुत बचकाना सा जो एक्साइटमेंट होता है, वो हमेशा बना हुआ है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर मरे। दैट इंक्विजिटिवनेस टू लुक फॉर अ न्यू स्टोरी, टू डिस्कस दैट न्यू स्टोरी, ब्रिंग आउट न्यूअर एस्पेक्ट्स टू दैट न्यू स्टोरी, मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि ये प्रवृत्ति मेरे अंदर मरे। और जो सवाल पूछने की प्रवृत्ति है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि कभी व्यूअर्स भी लिखते हैं, कभी कुछ मेरे अपने लोग, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं, और कभी कोई प्रोग्राम्स देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने बहुत आज हार्श शब्द इस्तेमाल किए, तुम्हें थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए था। मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, वो भी मेरा भला सोचते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीलू को भी जेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नीलू के खिलाफ कोई केस हो जाए। तो वो जो मेरे अपने लोग हैं, वो मुझे समझाने की भी कोशिश करते हैं। मैं समझती भी हूँ, कभी-कभी बैलेंस करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन जो वो प्रवृत्ति है, हमेशा सच्चाई से सवाल पूछने की, सच्चाई से उन इश्यूज़ को उठाने की, क्योंकि एक पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार क्या करता है? पत्रकार जिंदा क्यों रहता है? अगर पत्रकार ही सवाल करना भूल जाए, उसकी जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है कि आप सत्ता से सवाल करिए, सत्ता को आईना दिखाने का काम करिए। वही तो कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए, उसके एवज में मुझे क्या मिलता है? मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं जॉर्ज सोरोस की गैंग की मेंबर हूँ, मैं लेफ्ट लिबरल गैंग हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ, मोदी जी के मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। बहुत लोग ये लिखते हैं कि अरे मोदी जी के लिए कभी आप कुछ पॉजिटिव भी बोल दिया करिए। मेरी मोदी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मोदी जी के लिए मैं हमेशा यही चाहूँगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा करें जीवन में, लेकिन टॉलरेंट हों थोड़ा-सा। आज मैं मोदी जी को कोई सर्मनाइज़ नहीं कर रही हूँ, मोदी जी के लिए मैं प्रवचन देने के लिए नहीं बैठी हूँ। लेकिन आज सिर्फ़ अपने मन की बात, जैसे मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, उसी तरह मैं भी अपने मन की बात कह रही हूँ कि एक सच्चा पत्रकार, मोदी जी को उसे पहचानना चाहिए कि सच्चा पत्रकार क्या होता है। अगर वो सच्चाई से सवाल कर रहा है, जो काम मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने सवालों को सच्चाई से आप सबके सामने रखूँ। बाकी चीज़ें मैं व्यूअर्स पर छोड़ देती हूँ। राष्ट्र विरोधी हो तुम, तुम देश के खिलाफ हो, तुम जॉर्ज सोरोस के गैंग की मेंबर हो, तुम लेफ्ट लिबरल हो, मोदी के खिलाफ तुम लोग एजेंडा चलाते हो। कई बार बहुत सारे मुझे पर्सनल कमेंट्स, और बहुत ही गंदे-गंदे कमेंट्स जो कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, उस तरीके के कमेंट्स मुझे डीएम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल आप सवाल पूछते हैं और सत्ता को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस साल की शुरुआत अगर आप देखें तो क्या हुआ था, जनवरी से आप याद करिए, मैं कुछ-कुछ इवेंट्स आपके सामने रखूँगी जिन पर मैंने कार्यक्रम बहुत सारे किए। कौन-कौन से वो इवेंट्स थे? साल की शुरुआत अगर आप याद करें 2025 की, उस समय कुंभ मेला चरम सीमा पर था, और कुंभ मेला का जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था? स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। हमने उसमें सवाल किए थे, बहुत सारे सवाल किए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसके बाद स्टैम्पीड हुआ, उस पर भी हमने सवाल किए। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई मौका मैंने नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं सवाल ना कर सकूँ, और मैंने सवाल किया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब-जब मैंने सवाल खड़े किए, मैं फिर से इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करूँगी कि आनंदवर्धन जी ने या फिर उनकी टीम के किसी भी मेंबर ने ये नहीं कहा कि मैम आप आज बहुत ज़्यादा हो गया था, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये चीज़ बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस है, वो नहीं मिलती, और आज इसीलिए लोग शायद पब्लिक इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे उसके बाद लगातार, और सिर्फ इस साल ही नहीं, 2024 के पहले से लगातार डेमोक्रेसी, और खासकर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जो कि मेरा एक बहुत ही मेरा दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं फ़ील करती हूँ, उस मुद्दे को मैंने पुरज़ोर तरीके से उठाया। और हमारे जितने मेहमान आपने देखे इस प्लेटफ़ॉर्म पर, जिनके-जिनके साथ मैंने बात किया, चाहे वो जर्नलिस्ट्स हों, चाहे लॉयर्स हों, चाहे एक्सपर्ट्स हों, सब ने उस चीज़ पर समर्थन किया, और जिस चीज़ को लेकर एक रेजोनेंस दिखा इशू को लेकर कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो इस चीज़ का दुःख होता है कि इस साल में
जब हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक एसआईआर जैसा हथियार लाया जाता है सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। और किस किस तरीके से उस पर चीजें उजागर हुई हैं, वोट चोरी को उजागर किस तरीके से राहुल गांधी ने किया, वोट थेफ्ट को हम लोगों ने किस तरीके से समझाया, चाहे वो फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, फॉर्म 17C हो, इन सारी चीजों का जो सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व आपको समझाने की कोशिश की है हर तरीके से, लीगल पर्सपेक्टिव से, सोशल एस्पेक्ट से, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो कितना जरूरी है, वो सारी चीजों को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। चाहे मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो, पहलगाम के दौरान आपने याद किया हो अगर मेरे प्रोग्राम्स, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितने सवाल खड़े किए थे, यहां तक कि लाखों व्यूअरशिप उन प्रोग्राम्स में मुझे मिली। लेकिन क्या हुआ, कई लोगों ने ये कि अरे नीलू, कुछ कमेंट्स में जो जिस तरीके के आए थे उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। उस समय लोगों ने मुझे लिखा कि ये तो राष्ट्र विरोधी तत्व है, जिस चीज की बात सेना नहीं कर रही है उस चीज की बात नीलू व्यास कर रही है, उस तरीके के कमेंट्स उस समय आए थे। हमने राफेल पर सवाल उठाया था, बहुत सारे लाखों लोगों ने उन प्रोग्राम्स को देखा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मैंने इंटरव्यूज आप तक लेकर आए, आप तक पहुंचाया। वो कोई एजेंडे के तहत नहीं किया था। कई लोग मुझे कह रहे थे तुम डॉक्टर स्वामी का इंटरव्यू क्यों करती हो। कभी कभी होता है डॉक्टर स्वामी के इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आपने क्यों किया, लेकिन डॉक्टर स्वामी का इंटरव्यू करना भी जरूरी होता है, टीआरपी या व्यूअरशिप के लिए नहीं। मुझे व्यूअरशिप वैसे भी मिलती है, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन एस्पेक्ट आना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से कोई बात नहीं करता। और डॉक्टर स्वामी की जितनी भी कमियां हो, लेकिन डॉक्टर स्वामी अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर स्वामी को भी अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, वो कभी कभी हाइपरबोलिक हो जाते होंगे, कुछ इश्यूज पर बहुत ज्यादा वो बोल जाते होंगे, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो बीजेपी के अंदर रहकर इस बात को उठाते हैं, उसका अपना एक महत्व है। और कई लोग ये सोचते होंगे कि आप तो टीआरपी के लिए या व्यूज के लिए आप इस चीज को करती हैं, तो अगर व्यूज ही मुझे चाहिए होते तो मुझे व्यूज तो बहुत बार मिले थे। ठीक है, मैंने किया किया जैसे इश्यूज आते जाते हैं उस तरीके से मैं अपने गेस्ट को डिसाइड करती हूँ और उस इशू पर आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अब कुछ और मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मैंने बात किया, पहलगाम को लेकर आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि वो इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था, क्या हमने कोई गुनाह किया इस सवाल को खड़ा करके। फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन पर हमने लगातार सवाल खड़े किए, क्या वो सवाल करना गुनाह था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर वो सवाल हो सकते थे, तो मोदी जी के कार्यकाल में वो सवाल क्यों नहीं हो सकते हैं। यही इतनी सी ही बात है, उन्हीं सवालों को हम खड़ा करते हैं। और रोज रोज कुछ लोग कहते हैं आप लोगों के थंबनेल्स बड़े प्रोवोकेटिव होते हैं। थंबनेल्स अगर हम प्रोवोकेटिव नहीं बनाएंगे, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, ये क्लिकबेट की दुनिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अगर हम डेड थंबनेल्स बना देंगे तो आप हमारे वीडियोस को खोलकर भी नहीं देखेंगे, और अगर जब वीडियो खुलेगा नहीं तो हम अपने मैसेज को कैसे पहुंचाएंगे। आज इस चीज को मुझे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी कहना है कि वो हमेशा भड़क जाते हैं कि अरे देखिए ये थंबनेल है। अरे थंबनेल खोलकर आप कम से कम उस चीज को देखिए तो अंदर से कि हम क्या कर रहे हैं। सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना मोदी जी से, क्या सवाल पूछना इतना गुनाह है कि आप वीडियोस डिलीट कर देंगे। क्या आप सवाल पूछना इतना गुनाह है कि आप लोगों के खिलाफ केस कर देंगे, आप डेफेमेशन कर देंगे। वंतारा के खिलाफ हमने कार्यक्रम किए, उस पर हमारे खिलाफ डेफेमेशन हुआ, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। उस स्टैंडर्ड से तो आज मुझे लग रहा है कि अमेरिका के हर यूट्यूबर के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। वहां क्या आप सुनते हैं ऐसी बातें? नहीं हो रहा है। वहां तो एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें तक दिखाई गई हैं लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ। कितने यूट्यूबर्स को पकड़ा गया। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, उस पर आप सवाल खड़े करें। आज एप्स्टीन फाइल्स पर भी जब मैंने कार्यक्रम किया, क्यों किया, ये आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एप्स्टीन फाइल्स पर भी मैंने प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट था, बहुत ही कंसर्निंग ट्वीट। उन्होंने लिखा था कि अब समय आ गया है कि बीजेपी के नेता बैठकर ये डिसाइड करें कि अगर ऐसा कुछ आ गया उल्टा सीधा, अगर अगर मैं शब्द अंडरलाइन कर रही हूं, अगर ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा आ गया तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे। उसी के बाद मैंने पहला इंटरव्यू, उस एपिसोड के बाद जो पहला इंटरव्यू है मैंने डॉक्टर स्वामी का किया, उस इंटरव्यू को बहुत सारे लोगों ने देखा और उन्हीं की बातों के बाद कई प्रोग्राम्स एप्स्टीन फाइल्स पर हुए। लेकिन हमने एक भी कार्यक्रम में ये नहीं कहा कि मोदी जी का नाम कहीं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, कहीं नहीं कहा। हमने केवल सवाल पूछे थे, लेकिन सवाल पूछने के लिए भी हमें ये बोला गया कि शायद आप गलत हैं। तो आज
नए साल जब खत्म हो रहा है तो सिर्फ आप लोगों से अपने मन की बात कह रही हूँ कि हमने सिर्फ सवाल पूछने का काम किया। हमने ये नहीं कहा कि मोदी जी उसमें इन्वॉल्व हैं या मोदी जी की तस्वीरें आई हैं। क्वेश्चन मार्क लगाकर हमने वो सवाल खड़े किए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे क्वेश्चन मार्क लगा के आप कुछ भी कह देंगे। हमें भी पता है जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनमें हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, ये हमें भी पता है। तो उस बाउंड्री की हो सकता है कभी-कभी वो हमारे अंदर कमियां रह गई हों, आप वर्क प्रेशर्स के अंदर कुछ गलतियां कर बैठे, लेकिन कोशिश हमेशा यही होती है कि उन सवालों को पूछे जिन सवालों का महत्व, जिन सवालों का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जनता भी जानना चाहती है, उन्हीं सवालों को हमेशा मैं रेज करने की कोशिश करती हूँ। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब आप ये देखिए, वोट चोरी की बात हो रही थी, बीएलओस की ट्रेनिंग नहीं हुई, उसको लेकर हमने बात किया, राइट टू वोट की बात किया, एसआईआर गलत तरीके से आया उसकी बात की, गिरते रुपए पर बात किया, पेपर लीक पर बात किया, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच का जो रिश्ता है उस पर सवाल खड़े किए कि मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप कर दिया था आपकी बार ट्रंप सरकार। वो सवाल क्या गलत थे? आज फॉरेन पॉलिसी हमारी पिटी हुई है, हर फ्रंट से पिटी हुई है, क्या वो सवाल करने गलत हैं? आज यही सारी चीजें हैं। मणिपुर पर हमने सवाल किए कि मणिपुर पर किस तरीके से हमारी सरकार फेल हुई, सारे वो सवाल थे। इन्फ्लेशन से, महंगाई से हमें कोई निजात नहीं मिली। हमारे कोर्ट्स पर हमने सवाल खड़े किए कि हमारे कोर्ट्स क्यों सो रहे हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर कोर्ट्स क्यों धीमी गति से चल रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का इशू हो, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स वाला जो पिटिशन हो, उन सारे मुद्दों पर कोर्ट्स धीमे क्यों चल रहे हैं। आज एक ऐसे समय में जब ब्रूट मेजोरिटी वाली सरकार है, जहां पर मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है, संस्थानों को बिल्कुल ढक मूंद दिया गया है, कोई तो सवाल आज खड़ा करेगा। और जो लोग वो सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको ये कहेंगे कि वो एंटी नेशनल है, वो देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी गैंग का हिस्सा है। आज सिर्फ दर्द नहीं है, ये सिर्फ आपसे बात करने की मैं कोशिश कर रही हूं जब आज साल खत्म हो रहा है, कि हम सब अपना काम कर रहे हैं और उस काम को कृपया लेबल ना करें। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आज मोदी जी अगर सत्ता में है तो उनसे सवाल किया जाएगा। आज मेरी मोदी जी से ही गुजारिश है कि नए साल में कम से कम आज हम मोदी जी से ये उम्मीद करें कि हमें ये ना सुनने को मिले कि आप मुसलमान हैं तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप मुसलमान हैं तो आपकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, आप मुसलमान हैं तो आपको यहां से रहने नहीं दिया जाएगा, आप मुसलमान हैं तो आप घुसपैठिए हैं, आप बांग्लादेशी हैं। क्यों? ऐसी बातें पहले तो नहीं होती थी ना। क्यों आज ऐसी बातें करने की जरूरत पड़ रही है मोदी और शाह साहब? क्यों वो चुन चुन कर डिलीट करने की बात कर रहे हैं संसद में? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? हमारा देश इस तरीके की भाषा नहीं स्वीकारता, कभी नहीं स्वीकारेगा, पहले भी नहीं किया था और आज भी नहीं स्वीकारेगा। और अगर जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आज उनसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूं कि कृपया देश के समाज को खराब ना करें। मैं मोदी और शाह पर फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, लेकिन वो सत्ता के शीर्ष नेता हैं। आज उनसे ये बात कहनी जरूरी है कि हमारे देश को बचा लीजिए, हमारे देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। बहुत झेल चुके हैं हम लोग। 11 सालों में आपने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं जहां से देश को निकलने में दशकों लग जाएंगे। प्लीज हमारे देश को बचा लीजिए। मेरी सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि कम से कम 2026 में देश को उन सारी चीजों को ना झेलना पड़े जो हम अभी तक झेल कर आए हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को सत्ता से हटाने का काम कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना सोचे। मैं बीजेपी के इकोसिस्टम से अपील कर रही हूं। मेरी ये मंशा नहीं है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, ये मेरी मंशा नहीं है, ना ही मैं ऐसे लोगों से बात करूं कि मोदी जी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, ये मंशा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर चाहती हूं कि अगर मोदी जी सत्ता में बने हैं तो उन सवालों को सुने, उन सवालों पर अमल करें। और इसीलिए उनका कंपैरिजन डॉक्टर मनमोहन सिंह से होता है, इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर से होता है, कि वो लोग ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सवालों को सुनने की शक्ति रखते थे। याद करिए मनमोहन सिंह की वो तस्वीर, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि वो जब प्लेन में ट्रैवल करते थे, जर्नलिस्ट से घिरे होते थे, उनसे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल किए जाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने एक जर्नलिस्ट को आंखें तरेते हुए नहीं कहा कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, या जैसे अमित शाह कहते हैं इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, ये क्या बेतुका सवाल है। अक्सर अमित शाह को आपने सुना ना ये बात कहते हुए, ये कौन सा सवाल है। तो कम से कम सत्ता में बैठे हुए लोग इस चीज को ना बोले कि ये कैसा सवाल है।
सवाल अपने आप में हमेशा महत्वपूर्ण होता है और हर सवाल का जवाब देना एक अच्छे लोकतंत्र का संकेत है। तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि साल 2026 आप सबके लिए मंगलमय हो और हमारे सत्ता में बैठे लोग और सारे वो जो इकोसिस्टम्स हैं, जो दिन भर हमें गाली बकते हैं, जो दिन भर हमारे बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हैं, वो कम से कम ये समझ जाएँ कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है और उस सच्ची पत्रकारिता को पनपने दें। प्लीज़, वो सच्ची पत्रकारिता नहीं होगी, लोकतंत्र तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इंस्टीट्यूशंस मर चुके हैं। कई लोग ये कहेंगे कि आप तो ऑपोज़िशन की भाषा बोल रही हैं, मैं ऑपोज़िशन की गोद में नहीं बैठकर ये बातें कर राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जनता की बातें करते हैं। मोदी जी जब जनता की बातें करने लगेंगे, हम मोदी जी का भी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी एक बार करके तो देखें। एक बार मोदी जी उस जनता की बातें करें, तो हम मोदी जी का भी सपोर्ट करने लगेंगे। तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि 2026 आप सबके लिए मंगलमय हो और देश खुशहाल हो, जहां पर स्वतंत्रता हो कुछ भी बोलने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी बोलकर आप किसी को गाली बकने लगे। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन लक्ष्मण रेखा अपनी उस दायरे में रहकर सवाल पूछना सत्ता से कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो वो सवाल पूछने की जो स्वतंत्रता है, वो बनी रहे। सिर्फ इतनी सी आशा है और इसी सच्ची पत्रकारिता को मैं हमेशा करती रहूँगी। जब तक मेरे अंदर साँस चल रही है, इस पत्रकारिता को ज़िंदा रखने की कोशिश करूँगी। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबका बहुत समर्थन मिलता है और पब्लिक इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म को भी मैं धन्यवाद दूँगी कि इस तरीके की स्वतंत्रता को उन्होंने ज़िंदा रखा है और सिर्फ इतनी सी कामना करूँगी कि आप हमारे साथ बने रहें और आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत कीमती है। हैप्पी न्यू ईयर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वन्स अगेन। थैंक यू सो मच।